अगर हम रियासी जिला की बात करें, रियासी जिला 1 अप्रैल 2007 को कयाम में आया। 1 अप्रैल 2007 से लेकर के वर्ष 2014-15 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका अगर हम लेखा जोखा करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 2015 में 42 करोड़ था, जिसमें से 50% इसका एक्सपेंडिचर होता है। सिर्फ 22 करोड़ 2015 तक, मार्च 2015 को 22 करोड़ रुपया उस फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुआ था। वहाँ से अगर हम देखें, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी तो अगले ही वर्ष 75 करोड़ 32 लाख का खर्च रियासी जिला ने पोस्ट किया था। इसी प्रकार से अगर हम उससे अगले वर्षों के देखें तो 96 करोड़, उसे अगले वर्ष का अगर हम देखें 2017-18 का 108 करोड़ रियासी का जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स था वो खर्च हुआ। मैं आउटले की बात नहीं कर रहा, मैं रिलीजेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि खर्च कितना हुआ। 108 करोड़ हमारा 2017 और 18 को खर्च होता है। इसी प्रकार से आगे चलते जाएं, 20 और 21 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें 110 करोड़ रुपया खर्च होता है। 21 और 22 जब हमारे 3 टियर सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ, हमारी काउंसिल का क़याम हुआ, उसमें 256 करोड़ रुपया हमारा 21 और 22 के माली वर्ष में खर्च होता है। इसी प्रकार से 22 और 23 में 272 करोड़ रुपया रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो सिर्फ कैपेक्स, अभी मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, यूटी कैपेक्स की बात नहीं कर रहा, फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की बात कर रहा हूँ। पिछले माली वर्ष में जो अभी मार्च 2023 में खत्म हुआ, 272.2 से 272.26 करोड़ रुपया पिछले माली वर्ष में खर्च हुआ। इससे जिला की कायाकल्प होना तय था और इस खर्च से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस पर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज किस किस डिपार्टमेंट में ये 276 करोड़ रुपया और उससे पहले जो मैंने बोला वो खर्च हुए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें तो बात आती है कि 2014 से लेकर के 2023 तक इन 9 वर्षों में हमारे रियासी जिला ने विकास के क्या क्या कार्य किए हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना 1999 में स्टार्ट हुई थी, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वक्त सरकार थी। 2014 से लेकर के 2000 से लेकर के 2014 तक रियासी जिला में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सिर्फ 62 स्कीम्स थी, 62 स्कीमें थी, जिसमें अर्थवर्क जो हुआ था वो 156 किलोमीटर टोटल वर्क जो अर्थवर्क हमारा रियासी जिला में हुआ था और 5 किलोमीटर 300 मीटर ब्लैक टॉप प्रधानमंत्री सड़क योजना का 2014 तक हुआ था। ये टोटल इसकी जो मालियत थी, जो खर्च हुआ था, 114 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये काम हुए थे। वहीं पे अगर हम इसकी तुलना आज जून 2023 तक करें तो इस वक्त 14 से लेकर के 2023 तक पिछले 9 वर्षों में 133 स्कीमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री सड़क योजना की ली गई, जिसकी कीमत 1216 करोड़ रुपया हुई। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन है, जिसकी कीमत 1155 करोड़ 68 लाख रुपया। देखिए कहाँ 114 करोड़ और कहाँ 1155 करोड़ का खर्च इस वक्त तक हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रियासी जिला में पिछले 9 वर्षों में हुआ है, जिससे 1216 किलोमीटर अर्थवर्क हुआ है और जो 5 किलोमीटर ब्लैक टॉप 2014 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत था वो आज बढ़कर 894 किलोमीटर हमारा अर्थवर्क जो है हमारा जो ब्लैक टॉप है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम PWD की बात करें, मैं वही बात कर रहा हूँ जो नुमायां कारकर्दगी हुई है। रूटीन के जो डिपार्टमेंट्स हमारे 42 डिपार्टमेंट हैं रियासी जिला में, मैं हर डिपार्टमेंट की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन नुमायां कारकर्दगी करने वाले डिपार्टमेंट्स और योजनाओं की बात करूँगा जिससे रियासी में डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 144 जो कटरा दुमेल से लेकर के पौनी दुमेल तक का है, ये 3 स्टेजेस में इसका काम होना था। इस वक्त तक 9 देवियां तक जो रोड है वो मुकम्मल हो चुका है। ये
24 किलोमीटर की स्ट्रेच थी जो 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। इसी प्रकार से नवदेवियां से लेकर के रियासी बारादरी पुल तक इस वक्त जो काम चल रहा है ड्रेनेज का, प्रोटेक्शन वर्क का और ये सीवरेज सिस्टम का, वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। और जो ब्लैक टॉपिंग का इसका काम है नवदेवियां से लेकर के पौनी दुमेल तक, उसके टेंडर प्रोसेस में इस वक्त ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है 90% इसका टेंडर प्रोसेस हो चुका है। सिर्फ 10% इसका टेंडर प्रोसेस जो है इस वक्त फाइनल स्टेज में, फिनिशिंग की स्टेज पे है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही इसी ही महीने में ये पूरा हो जाएगा। 125 करोड़ का जो हमारा 28 प्रोजेक्ट नवाड़ के रिडफ 27 में सैंक्शन हुए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट को, रिडफ 28 में 10 प्रोजेक्ट 36.75 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं और रिडफ 29 जो है इसके 6 प्रोजेक्ट्स 53.73 करोड़ की लागत से ये बनेंगे। ये टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे 44 प्रोजेक्ट हैं, 44 प्रोजेक्ट नवाड़ के तहत जो हमारे इलाका जात इस वक्त अनकनेक्टेड हैं उन तक सड़क पहुंचाने के लिए नवाड़ के तहत और 216 करोड़ रुपया इस वक्त इसके लिए राशि जो है वो नियुक्त की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रियासी जिला में पावर सप्लाई की, मैं समझता हूं कि पिछले 9 सालों में रियासी जिले में पावर सप्लाई का कायाकल्प हुआ है। ये आंकड़े जो हैं मैं आपके सामने रखने लगा हूं। हमारा 2014 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर अगर हम नज़र डालें तो टोटल 11 केवी की जो हमारी लाइन थी वो 1152 किलोमीटर 11 केवी की लाइन थी। एलटी की लाइन टोटल जो 2014 तक पिछले 70 सालों में 1719 किलोमीटर हमारी एलटी की लाइन थी और ये टोटल बनती है 2800 किलोमीटर हमारी एसटी और एलटी की लाइन थी जो आज बढ़कर 3500 किलोमीटर पिछले 9 सालों में बनी है और 14 तक हम कह सकते हैं कि पिछले 70 सालों में 2800 किलोमीटर बनी है। इसी तरह से अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो रियासी जिले में 2014 तक कुल 1138 ट्रांसफार्मर जो थे पावर स्टेशन वो बनाए गए थे और पिछले 9 सालों में 2390 ट्रांसफार्मर जो हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न ब्लॉक्स में, इलाका जात में ये तैयार किए गए हैं। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सफिशेंट है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अभी और करने की गुंजाइश है, जिसमें जो एरिया, जो इलाका जात इस वक्त फिर भी छूट चुके हैं, चाहे वो DDUG-JY स्कीम हो, PMDP रूरल हो, हमारा सौभाग्य हो, IPDS हो, PMDP अर्बन हो, इन स्कीमों से भी कुछ इलाका जात ऐसे कोने हैं डिस्ट्रिक्ट के आज भी हमें शिकायत आती हैं कि पंचायत पूरी कवर नहीं हुई है, कहीं पे लकड़ी के पोल जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये रीवैम्प हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत इस वक्त हमारा 68 करोड़ रुपए का प्लान जो है वो सैंक्शन होकर के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसका टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द इसमें पावर सेक्टर में जो त्रुटियां हैं इस वक्त उसकी भरपाई हो पाएगी और हर घर में जो कमी बेशी है उसको दूर किया जाएगा। इसी तरह से RDSS स्कीम के तहत 4 रिसीविंग स्टेशन इसी 68 करोड़ की धनराशि के अंदर होंगे। एक रियासी में बनेगा, एक डेरा बाबा में बनेगा, एक सुजनधार और एक चसाना में 4 रिसीविंग स्टेशन और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब ऐड होंगे, मैं समझता हूं कि पावर सप्लाई की किसी भी किस्म की शिकायत हमारे रियासी जिला के किसी भी कोने में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं बताता चलूँ कि 2014 से लेकर के 9 साल के डेवलपमेंट मॉडल और उससे पहले की सरकारों का डेवलपमेंट मॉडल वो ये है कि 1988 में 88-99 में हमारा रियासी का ग्रिड स्टेशन जो है उसकी तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन 2014 तक उस पर आपको पता है, आप सभी मीडिया बंधु यहाँ के लोकल हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं देखी गई। ये पिछले 9 सालों में आज हमारा रियासी का जो ग्रिड स्टेशन है वो कंप्लीट है और इसका पौनी का जो एरिया है हमारा उसकी चार्जिंग हो चुकी है, उसका लोड जो है वो सारा रियासी ग्रिड स्टेशन पे आ चुका है और रियासी और घुमा का जो लोड है ये सारा लोड चंद ही दिनों में ये भी शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे हमारा कटरा ताराकोट का जो ग्रिड स्टेशन है
उसका लोड जो है कम होगा और इन टर्म उसके जो पीछे का ग्रिड स्टेशन है वो कम जब ताराकोट पे होगा तो कटरा और इसके सराउंडिंग एरियाज में जितना भी हमारा पावर सप्लाई जो इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत है वो पूरी होने की 100% जो है प्रयास इस वक्त चल रहा है। इसी प्रकार से पौनी और महोर हमारा चसाना गुलाबगढ़ एरिया जो है इस ग्रिड स्टेशन के कंप्लीट होने से पूरे डिस्ट्रिक्ट की रियासी की पावर की जो कायाकल्प होना निश्चित है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विधवा हमारी बहनें हैं, माताएं हैं या हमारे बच्चे हैं, इन सब के लिए रियासी में डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो कार्यरत है। हम थोड़ी सी तुलनात्मक दृष्टि से ये आपको बताना चाहेंगे कि 2014 तक रियासी जिला में विभिन्न जो हमारी श्रेणियां थी पेंशन्स की, उसके तहत चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो विडो पेंशन है, चाहे वो हैंडीकैप जिसको हम फिजिकली चैलेंज्ड बोलते हैं वो पेंशन हो, या इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन की जितनी भी हमारी 2-3 स्कीम्स हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत, इन सब टोटल सबको मिला करके हम 2014 में देखते हैं कि 17,385 हमारे जो हैं पेंशनर्स रियासी जिला में थे, जिनको मात्र 200 रुपया या 400 रुपया पेंशन जो थी वो मिलती थी। 75% लोगों को, पेंशनर्स को उस वक्त सिर्फ 200 रुपये की पेंशन मिलती थी और 25 या उससे थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत लोगों को सिर्फ 400 रुपये की पेंशन मिलती थी। 17,385 हमारे पेंशनर्स जो टोटल जो उनको एक महीने की 53,40,400 रुपये की पेंशन एक महीने की उस वक्त 2014 में मिलती थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में इस वर्ग को बहुत अच्छे तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने देखा है और आज की डेट में हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि रियासी जिला में 29,162 पेंशनर्स हमारे अलग अलग श्रेणियों के हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 23,583 हमारे पेंशनर्स हैं और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत हमारे 5579 पेंशनर्स हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि में ये कहूँगा कि 200, 400 अब 500 या 600 की पेंशन नहीं है, डायरेक्ट पेंशन जो मोदी सरकार ने की है वो 1,000 हर श्रेणी के पेंशनर को 1,000 प्रति माह जो पेंशन मिलती है और जो उस वक्त 53,40,000 ही पेंशन मिलती थी महीने की, आज 2,35,83,000 एक महीने में पेंशनर्स जो हैं उनको बादगुजार ये राशि की जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि मैरिज असिस्टेंस के तहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए उस वक्त प्रावधान था कि जिला में जो बीपीएल लोग हैं उनको नहीं दिया जाता था। जो किसको दिया जाता था कि उस वक्त का जो सर्वे हुआ था पिछली सरकारों ने किया था और उस सर्वे के तहत जिनका नाम उस डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस के सर्वे लिस्ट में होता था उसको मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत धनराशि जो है 50,000 की वो मिलती थी। लेकिन हमने देखा कि जिला के बहुत सारे ब्लॉक्स, गांव और पंचायत को छोड़िए, बहुत सारे ब्लॉक्स जैसे हमारा पैंथल ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा जो है लेफ्ट ओवर था, वहाँ से एक भी सिंगल केस हमारा नहीं हुआ करता था। ये बात मोदी सरकार जी के कान तक जब पहुँची, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और विशेषकर रियासी जिला के लिए एक स्कीम जो मैरिज असिस्टेंस की इस तरह से बनवाई कि कोई भी बीपीएल फैमिली जो है उसकी बच्ची शादी के लिए उसको पूरी धनराशि जो है वो मिलेगी और बीपीएल परिवार जो हैं इससे इस वक्त लाभान्वित हैं। इसी प्रकार से अगर हम गांव देहात से जुड़ा डिपार्टमेंट की बात करें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, तो सबसे जो स्ट्राइकिंग इस वक्त हम देख रहे हैं परिवर्तन हमारे जिला में उपलब्धि है वो गरीब लोगों के आवास का मामला है। आज अगर हम देखें कि 2014 तक पिछली जितनी भी स्कीम्स थी, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पूरे जिला में 2462 मकान इंदिरा आवास योजना के तहत यहाँ पे बने थे। टोटल 2,462 2014 तक, जिसकी कीमत 20 करोड़ 31 लाख मात्र थी। आज अगर हम देखें कि रियासी में इसकी कायाकल्प हो चुकी है, इस वक्त 33,100 मकान जो है वो निर्माणाधीन हैं, अप्रूव्ड हैं, जिसके काम शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें से 10,000 के करीब मकान कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी 20,100 मकान जो है इस पर निर्माणाधीन है और इसकी कुल लागत
जो 2014 तक 20 करोड़ 31 लाख थी, आज वो बढ़कर 4 अरब 30 लाख रुपया, इस वक्त 4 अरब 30 करोड़ रुपया, 430 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियासी जिला को मिला है। मैं समझता हूं कि इससे और खुशकिस्मती की बात रियासी जिला के लिए क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी धनराशि कहां 20 करोड़ और कहां 430 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियासी जिला को मिला है। साथियों, हमारी मोदी सरकार एक बहुत केसेस में अगर ब्रेकअप करें, इसमें हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों को 13,599 केसेस मिले हैं, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों को 1973 मकान मिले हैं, हमारे अदर कास्टर्स और जनरल कैटेगरी के लोगों को 17,514 केसेस मिले हैं। मैं समझता हूं कि यही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का मॉडल है मोदी सरकार का। ये टोटल मकान जो हैं इस वक्त रियासी जिला में 430 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिलेगा, उनके सर पे छत होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट की बात करें, कोरोना रिलीफ के तौर पे गरीब जो मजदूर रियासी जिला में उस वक्त बेरोजगार हो चुके थे, लॉकडाउन लगा था, बंद हो चुके थे, उनके लिए जिला रियासी में हमें मोदी सरकार ने 1 करोड़ 85 लाख जो है ये धनराशि हमारे गरीब मजदूरों को वितरित की है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पूरे देश में जब मोदी सरकार 2014 में आई, उन्होंने देखा कि गरीब लोग जो हैं वो अपने घर में शौचालय तक नहीं बना सकते हैं, तो मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 28,270 नए जो शौचालय हैं वो हमारे जिले में बनाए हैं, जो 2014 तक पिछले 70 सालों में मात्र 834 निर्मल भारत और दूसरी स्कीमों के तहत बढ़े थे। आज वो संख्या बढ़कर 28,270 हो चुकी है, जो उस वक्त 834 थे। और इसी प्रकार से ये कार्य 33.92 करोड़ की लागत से पूरा होगा और इसमें बहुत सारे काम जो कार्य हो चुका है और कुछ निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से अगर हम ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 28,270। इसी प्रकार से कम्युनिटी सैनिटरी यूनिट जो है इसके तहत 236 यूनिट पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तक दिए गए हैं, जिसकी लागत 4 करोड़ 46 लाख की लागत से ये CSC सेंटर जो हैं वो बनेंगे। साथियों, सबसे जो हमारा रियासी जिला का एक हम कह सकते हैं कि हमारा जो किसान भाई है उसकी तादाद रियासी जिला में सारे रोजगारों में सबसे पहले हमारा किसान भाई है, और किसान के लिए हमारे मोदी सरकार ने बहुत कुछ जो है इन अपनी योजनाओं के जरिए माध्यम से दिया है। अगर हम बात करें रियासी जिला की 40,424 हमारे किसान फैमिलीज हैं डिस्ट्रिक्ट में, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, क्योंकि जब भी उनको बुआई करनी होती, जब भी उनको फसल लगानी होती तो उनके पास धनराशि नहीं होती, इसलिए इस असिस्टेंस 6,000 एक साल की जो इनको इंस्टॉलमेंट मिलती थी उसके तहत 35,833 किसानों को इस वक्त रियासी जिला में प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है। 13 किस्तें इस वक्त तक मोदी सरकार ने डाल चुकी हैं, जिसकी लागत 78 करोड़ रुपया इन गरीब किसानों के खातों में डायरेक्ट जो है वो दे दिया जा चुका है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसान को और सपोर्ट करने की, तो ये सपोर्ट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत है, जिसमें 35,000 से जायद किसानों को इस वक्त 106 करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड के लोन वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार से 2019 के बाद मोदी सरकार ने देखा कि जब तक हम एक ट्रेडिशनल वे से, जो पहले से खेतीबाड़ी हुआ करती थी ट्रेडिशनल वे से, पुराने ढंग तरीकों से अगर होगी तो किसान की आमदनी जो है वो बढ़ नहीं सकती है, उसकी पैदावार बढ़ नहीं सकती है। मॉडर्नाइजेशन के तहत मोदी सरकार ने हमारे जिला में 2019 के बाद 8 करोड़ रुपए की धनराशि एग्रीकल्चर विभाग के जरिए किसानों तक पहुंचाई है, और इस माली वर्ष में और इसमें वृद्धि होने की हमारा जो प्लान है मॉडर्नाइजेशन का। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि रियासी जिला बहुत ही बैकवर्ड और दूर दराज फार फ्लंग जिला है,
इसमें इस वक्त अगर हम हेल्थ विभाग की बात करें और पिछले 9 सालों की बात करें तो इस वक्त 140 इंस्टीट्यूशन हमारे रियासी जिला में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेडिकल ब्लॉक्स 4 हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1 हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का CHCs 2 हैं, PHCs 12 हैं, न्यू टाइप PHCs जो हैं वो 21 हैं, सब सेंटर्स 103 हैं और टोटल इस वक्त जो OPD है पूरे जिले में इन 104 सेंटर्स में 35,000 पर डे की OPD जो है इस वक्त इन सेंटर्स में है। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद वर्षों में, मैं 9 वर्षों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 3-4 वर्षों में हमारे रियासी जिला की हेल्थ विभाग ने बहुत काम किया है और हमें धनराशि के रूप में बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस मोदी सरकार की तरफ से मिली है। हम रियासी ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से जम्मू से उठा करके लाते थे और यहाँ पे पेशेंट्स के लिए रखते थे। आज हमारे पास 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं, 2 रियासी में, जो 1500 लीटर पर मिनट में, 1 मिनट में 1500 लीटर इस वक्त ऑक्सीजन रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी है। इसी प्रकार से कटरा की कैपेसिटी 300 लीटर पर मिनट है और टोटल 1800 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेशन हमारे रियासी जिले में, जो हम कह सकते हैं कि एक सफिशिएंट अमाउंट है हमारे रियासी जिला के लोड के लिए। इसी प्रकार से रियासी का जो ब्लड बैंक है इस वक्त फंक्शनल है। इसी प्रकार से डायलिसिस में हमारे पास 3 बेड हैं, 2 बेड हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए हैं, टोटल 5 बेड इस वक्त डायलिसिस के हैं और ये फंक्शनल हैं। CT स्कैन रियासी में फंक्शनल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये इन्हीं वर्षों में 3-4 साल के कार्यकाल में हुआ है और इसकी हालांकि रिपोर्ट टेली रेडियोलॉजी के जरिए ऑनलाइन हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्पेशलिस्ट इसका नहीं है, लेकिन ये इस वक्त चल रहा है। वेंटिलेटर्स कटरा और रियासी हॉस्पिटल को मिलाकर के इस वक्त 28 वेंटिलेटर्स, ये बहुत ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए सौभाग्य की बात है। एक वेंटिलेटर हमें GMC जम्मू में लेने के लिए कई जाने जो हैं वो गंवानी पड़ती, लेकिन आज हमें खुशी है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोदी सरकार ने ये हमें 28 वेंटिलेटर दिए हैं। रियासी जिला को BSc नर्सिंग कॉलेज इस वक्त फंक्शनल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हमारी जो मंथली OPD है वो 15,000 के करीब है। इसी प्रकार से कभी हमने सोचा था कि पेशेंट दूर दराज के गांव में बैठ करके फ़ोन करेगा कि हमें बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल तक ले जाइए, और एम्बुलेंस जो है उसके आंगन में आकर के खड़ी होगी, वो कहेगी कि आइए जी आपको हम हॉस्पिटल में सोचते हैं। ये मोदी सरकार की देन है, उसी में ये संभव हो सकता है। आज हमारे पास 102 और 108 पे कॉल करने से हमारे पास एम्बुलेंस हमारे घर के बाहर आ जाती है। ये एम्बुलेंसेस इस वक्त कार्यरत हैं। अगर हम बात करें कि 5 लाख का जो मोदी कार्ड है आयुष्मान भारत का, ABPM-JAY और ABPM-JAY सेहत की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे हर एक इंसान को 5 लाख का कवरेज जो है मेडिकल का वो मोदी कार्ड के जरिए दिया हुआ है। कोई भी परिवार जो है इससे छूटा नहीं है। टोटल इस वक्त हमारे रियासी जिला में 75,907 फैमिलीज जो हैं वो इस मोदी कार्ड में कवर्ड हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने इस कार्ड के जरिए जो अपने ट्रीटमेंट करवाए हैं, मैं सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हम CHC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, CHC कटरा और CHC माहौर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 3 की, क्योंकि यहीं पे मोदी कार्ड इस वक्त एक्सेप्ट करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में हमारे जिला में। इस वक्त तक मित्रों 6,873 पेशेंट्स मरीज जो हैं इस कार्ड का फायदा लिया है और इसकी धनराशि हम सुनकर के बड़े हैरान हुए कि 6,67,38,920 रुपए की धनराशि इन गरीब लोगों ने अदरवाइज इनके जेब से निकलती या अपनी जान दे करके ये उस कीमत को चुकाते, लेकिन मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा जो उपकार है हमारे जम्मू कश्मीर विशेषकर हमारे रियासी जिला के पेशेंट्स के लिए किया है। और मैं यहीं तक सीमित नहीं है, मोदी सरकार का ये जो सेहत का, अगर हम पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग नारायणा में इलाज करवाते हैं वो आंकड़ा इसमें नहीं है। कितने लोग बाकी जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं हमारे प्रदेश में या प्रदेश के बाहर जो इलाज करवाते हैं वो इसमें आंकड़ा नहीं है। और दोस्तों, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना हो तो मैं समझता हूँ कि सरकारी से
कितने गुना ज़्यादा महंगा होता है, और वो राशि अगर इसमें हम ऐड करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी देन जो हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के जरिए रियासी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हमारे मरीजों को दी है। इसी प्रकार से अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमारे ज़िला में टोटल 5 कॉलेज जो पिछले 70 सालों में खुले हैं, लेकिन पिछले 9 सालों में 2 कॉलेज जो हैं वो खुले हैं, कटरा और पौनी। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल जो पिछले 9 सालों में बने हैं वो 11 बने हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14 जो हाई स्कूल्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं। इसी प्रकार से अगर हम हर घर नल से जल की बात करें, ये पुरानी जितनी भी स्कीमें थी हमारी 40 साल पहले की, ये सारी स्कीम जो इस वक्त डिसफंक्शनल थी या बहुत ओवरप्रेस्ड थी, ओवरवर्क थी। जल जीवन मिशन के तहत इस वक्त रियासी जिला में 475 करोड़ रुपया यानी 4 अरब 75 करोड़ रुपया हमें जल जीवन मिशन के तहत 118 स्कीमें इस वक्त निर्माणाधीन हैं, जिनमें रियासी डिवीजन में 59, जिनमें से 55 पे काम इस वक्त चल रहा है। 4 स्कीमें जो हैं वो भी जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से दरमाड़ी का जो हमारा डिवीजन है पीएचई जल शक्ति का, उसमें 58 में से 58 स्कीमें इस वक्त निर्माणाधीन हैं। ये टोटल हमारे 50,000 के करीब हाउस होल्ड जो हैं उनको, नए हाउस होल्ड्स को पानी देगा, और जो पुरानी हमारी आगमेंटेशन है उसको कैटर करेगा। मैं समझता हूँ कि ये जल जीवन मिशन स्कीम इस वक्त युद्ध स्तर पर रियासी जिला में चल रही है, और इसके कंप्लीट होने से रियासी जिला की पानी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। साथियों, अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, इस वक्त 90% जो सर्विसेज हैं पब्लिक के लिए वो सभी ऑनलाइन हैं, और अगर हम जब से ये ऑनलाइन स्कीम्स हुई हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं, इस वक्त तक 18,175 आवेदन ऑनलाइन आए हैं, जिनमें से 14,499 ऑनलाइन डिस्पोजल्स हुए हैं, और ऑफलाइन डिस्पोजल सिर्फ 4,121 हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। एक उपभोक्ता, एक एप्लीकेंट जो है शायद अपने घर में बैठ करके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल कर सकता है। तो साथियों, ये मुख्य वो डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपने इस कामकाज से हमारे रियासी जिला की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करी है, और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जितने, ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं हमारे ज़िला में, जिससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, जिससे हमारा ईज़ ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ी है, और लोगों को एक सरकार पे विश्वसनीयता जो है वो बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो रूटीन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो अलग हैं, और उनका भी अगर लेखा जोखा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पिछले 9 सालों में बहुत बेहतरीन काम जो हैं हमारे ज़िला में हुए हैं। और हम इस चीज़ से भी, ये जो हमारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, हम कह सकते हैं कि सब कुछ हो गया है रियासी जिला में, अब कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी न प्रधानमंत्री की सरकार जो है वो ऐसा मानती है, और ना हम जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर धरातल पे काम करते हैं ना हम मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने योग्य हैं, और इसमें हम पूरे तनदेही से, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि, हमारा पूरा डिपार्टमेंट विभाग इस काम में लगे हुए हैं। इसमें अगर कोई कुछ सवाल जवाब आपकी तरफ से तो मोस्ट वेलकम। आपने जो स्कीमें के बारे में जिक्र किया, सब जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के जो इश्यूज थे, जो जब कांग्रेस की सरकारें थी तो जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरते थे, वो मुद्दे आज भी हल नहीं हुए हैं। चाहे बारीदारों का मुद्दा हो, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की अनाउंसमेंट 7 अगस्त 2020 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने की थी, डिस्ट्रिक्ट रियासी में थी। लोग पूछ रहे हैं हमने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, कहाँ नींव पत्थर भी नहीं रखा गया उसके बारे में। तो केंद्रीय विद्यालय और बारीदारों का मुद्दा, और यहाँ पर जो अभी मौजूदा समय में एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी के हाई ऑफिशियल ने कह दिया कि रियासी में कोई भी नेता जो है वो मीडिया के आगे जाके बात नहीं करेगा। मतलब कि वही लोग जो है आगे वार्ड मेंबरी का चुनाव भी लड़ेंगे क्या? मतलब जनता के मुद्दों पे बात जो है नहीं उठाई जाएगी। जी सर। देखिए, न्यूज़ पोस्ट से राहुल जी, हर समय हम ये सवाल, इतने आंकड़े, इतने डेवलपमेंट, इतने विकास, हम जो ये आप क्योंकि तथ्य मैंने दे दिए आपको, आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं कितनी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 9 सालों में यहाँ पे हुई है। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने बारीदारों का मुद्दा कहा, बारीदारों का मुद्दा जितना उस वक्त हमारे लिए पर्टिनेंट और एक रिलेवेंट था, आज भी उतना ही रिलेवेंट और पर्टिनेंट है। हमने मुद्दा छोड़ा नहीं है।
उन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जितना भी संगठन है, वो जब भी जहाँ भी जैसे भी हमें मौका मिलता है हम उस चीज़ को उभारते हैं, करने की कोशिश प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ आपने कही वन टोल प्लाजा। देखिए हमारा जो दायित्व था, हमारा दायित्व ये था कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को जो कंसर्न क्वार्टर है वहाँ तक इसको उभारें, वहाँ तक इसको उठाएं। और मुझे याद है कि काउंसिल बनने के पहले ही जब हमारा सेशन लगा था, पहले ही सत्र में काउंसिल मीटिंग में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उस पर एक रेजोल्यूशन पास करके लोगों की परेशानी और इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अपनी संवेदनशीलता जो है वो हमने जताई थी। अब क्योंकि नितिन गडकरी जी पिछले दिनों में कटरा में आए थे, हमने उनके साथ ये भी डिस्कस किया। उन्होंने एक सांस में जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर हमारे लोगों के लिए गिना के सुनाए तो हम सुन के बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में हम जम्मू से कश्मीर बिना रुकावट के नहीं जा सकते थे, हमारे पास जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज वो मार्ग जो है टनल्स और हाईवेज के जरिए हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जोजिला टनल की बात करी, वो सारी उन्होंने कहा कि ये धनराशि जो हमें वहाँ पे ज़रूरत है, फिर भी हम इस मुद्दे के लिए जहाँ तक हम कर सकते हैं इस वक्त भी कर रहे हैं। हाँ, अगर सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने पूरे भारतवर्ष और पूरे भारत की, पूरे देश की स्कीम्स को देख करके कोई फैसला करना है, उनको ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे हम करेंगे तो इसका इम्प्लीकेशन, इसकी इम्पैक्ट, इसके तासुरात और किस किस जगह पे हो सकते हैं। डिसीजन करना जो है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे तरफ से जो प्रयास है वो प्रयासरत हैं। और केंद्रीय विद्यालय का पूरा जितना भी हम यहाँ से कर सकते थे, हमने लैंड आइडेंटिफिकेशन पैंथल कटरा में भी और रियासी में करके दी है। जितनी भी उसकी ग्राउंड वर्क जितना भी था, स्पेड वर्क जिसको हम कहते हैं, वो सारा बना करके हमने सरकार के समक्ष रखा हुआ है। अब सरकार उचित समय पे कब फैसला लेगी ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भूल नहीं गए हैं। जब भी हमें मौका मिलता है, जहाँ पर भी मौका मिलता है, हम रियासी की इस प्रॉब्लम को उठाते रहते हैं। सर, जिस तरह से आपने आंकड़े लेके आए पिछले 2 साल जनता की सरकार के मुद्दे उठाए हैं, अगर जैसा आपने कहा कि देश के बाहर भारतीय देश ने, प्रधानमंत्री ने देश की छवि को बहुत सुधारा है, कोई दो राय नहीं, लेकिन वो पहलमान अंचित जी, देखिए जब आपने बात करी कि ये मैंने पहले वैसे इसका जवाब दिया है, मैं दोबारा से दूंगा। जब ये प्रोजेक्ट्स नवदेवियाँ से लेकर के हमारा दुमेल, कोनी वाला दुमेल है, ये सबमिट हुआ, इसमें 2 किस्म के काम थे। एक ब्लैक टॉपिंग का काम था, एक उसके अतिरिक्त काम था जो पी वाल, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह से जो इस वक्त भी काम जो है आप देख रहे हैं कि निर्माणाधीन है। ब्लैक टॉपिंग का उस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट इसलिए किया था क्योंकि पिछले कंट्रैक्टर की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अभी था, उसमें मेंटेन उसको करना था। जो कि सर उसे मेंटेन क्यों नहीं आगे किया जा रहा था? पहले भी ये बात कही थी, लेकिन अगर देखिए मेंटेन का अच्छे से सुनिए, मेंटेन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे प्रोजेक्ट पे, पूरे रोड लेंथ पे वो ब्लैक टॉपिंग करके देता। खड्डे उड्डे भरने थे, उस वक्त भरे होंगे उसने, ये हमारे कार्यकाल से पहले की बात है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो वाला प्रोजेक्ट उन्होंने जो है रिटेन किया था। और हम जब काउंसिल में आए, हमने जब देखा कि रोड की हालत खराब हो रही है, हमने इसकी पैरवी करी। हम दिल्ली तक भी इसकी पैरवी करने गए और प्रोजेक्ट को सबमिट किया। सबमिट करके प्रोजेक्ट अप्रूव कराने तक हमारा जो दायित्व था वो था, उससे हम बिल्कुल जो है अवॉइड नहीं हमने किया है। उसके उपरांत इस वक्त प्रोजेक्ट टेंडरिंग में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा PWD विभाग जो हमारे प्रदेश का है, उस PWD विभाग में टेंडर की जो अवधि होती है वो 21 दिन की होती है, लेकिन ये मॉस्ट के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। तो इसकी जो टेंडर का जो रिस्पांस रहता है वो 45 डेज तक इसका जो है टाइम रहता है। तो एक तो 20-25 दिन वो हमें ज़्यादा जो है वेट करना पड़ा। उसके बाद देखिए टेंडरिंग प्रोसेस है, ये मोदी सरकार है, टेंडरिंग प्रोसेस में किसी किस्म की धांधली नहीं होती। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और किसी किस्म की कोई चूक ना हो, किसी किस्म का कोई लूप होल ना रहे, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है लिटिगेशन में न चला जाए, सालों साल ये लगता रहे। इसलिए पूरे अत्यंत मैं कह सकता हूँ कि एक कॉशियसली
इस टेंडरिंग की जो टीम है इस वक्त आज भी वो टीम जो वहाँ पे बैठे हुए 15-20 लोग चीफ इंजीनियर के ऑफिस में हम बिल्कुल उनके साथ राब्ता में हैं। ये बात सही है कि अप्रैल के एंडिंग तक फर्स्ट टेंडर जो है हमारा इसकी टेक्निकल बिड जो है जिसको हम कहते हैं वो टेक्निकल बिड जो है अप्रैल के एंडिंग तक खुलनी थी। इस अनुमान से मैंने कहा कि फाइनेंशियल बिड और उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगी और अलाटमेंट का समय मुझे लगता था उस वक्त कि मई के एंड तक ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब इस नहीं होने से दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि चेयरमैन फेल हो गया, मैं मानता हूं कि चेयरमैन फेल हो गया, लेकिन टेंडर करना मेरे ऑफिस का काम नहीं था और एक पूरा अंडररूल वहां पे पूरे नाम की जरिए होना था। दूसरी बात, एक खुशी की बात यह है कि इस बात से हम अवगत हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। लोग इस वक्त खड्डों में और पूरा उसमें डस्ट में चल रहे हैं। इस बात से हम संवेदनशील हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता आपने देखी। मैंने पहले जिक्र किया यहाँ पे कि ग्रिड स्टेशन का काम रियासी में 1988 में शुरू हुआ था। 2014 तक उसकी प्रोग्रेस जो है हमारे लोगों ने हमने उस वक्त झेली। किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो 2-3 दशक हो गए तो ये नहीं किया। अगर मैंने कहा मोदी सरकार के नेतृत्व में मैंने कहा कि मई के एंड तक इसका काम शुरू हो जाना है, विश्वसनीयता देखिए पब्लिक की। उन्होंने कहा कि आज 15 जून है, 15 दिन के लिए हमारे लोग पूछे कि 15 दिन चेयरमैन जो है ये इसने झूठ क्यों बोला। तो अंचल जी इस चीज को विश्वसनीयता कहते हैं। और आगे बरसात है तो लेट होने से एक नुकसान वो होगा कि शायद अंचल जी देखिए हम भी यही रियासी में रहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि लोगों को असुविधा हो और हम आराम से कहें कि नहीं जी असुविधा चलने दो, उस चीज की मोदी सरकार नहीं है। जितना दुख और जितना परेशानी हमारी आवाम को झेलना पड़ रहा है हम भी वहीं से चलते हैं। हमने पहले भी देखा है कि भुमार का रोड कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। इसी प्रकार से रियासी से जम्मू का रोड कितने सालों साल खुला रहा, तब की भी बात है। आज अगर आप कह रहे हैं कि बरसात आ जाएगी, बरसात को तो कोई टाल नहीं सकता, बरसात आनी है, लेकिन बरसात में भी कुछ काम ऐसे हैं जो चल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2-3 जगहों पे एक कंक्रीट रोड जो है वो बनना है, उसका काम हम शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बरसात में भी मौका लगा, जब बरसात से पहले अगर हमें मौका लगा तो काम जो है उसको शुरू करवाएंगे। सर हर डिस्ट्रिक्ट में जीएमसी है, हमारे रियासी में जीएमसी नहीं है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ के नेताओं की फेलियर है कि सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ले आते हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नाम भी नहीं लेता है कि यहाँ पे जीएमसी होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, नाम ना लेने की बात नहीं। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स की आउटरीच प्रोग्राम जहाँ पे हुए हैं और हम दिल्ली जाकर के उनसे मिले हैं, हमने फॉलो भी किया है। हमने ये मांग उठाई है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट नए बने थे, सांबा, किश्तवाड़, रियासी और रामबन, इन 4 में इस वक्त मेडिकल कॉलेज नहीं है। देखिए मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी बात होती है। हम चाहेंगे कि रियासी में मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जितना भी डिपेंडिंग एरिया जो है जिसको कैटमेंट एरिया और बहुत सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं। इन्होंने क्या किया था कि हर 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज उस वक्त अनाउंस किया था पिछली सरकारों ने, जो आज की सरकार ने पिछले 9 सालों में बन के अनकरीब इस वक्त तैयार हैं। हम उम्मीद है कि ये वाले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट छूटा हुआ है इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और जीएमसी रियासी में होना चाहिए। स्कूल्स में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, लेक्चरर्स हैं, जहाँ से आप खुद पढ़े हुए हैं बगदार स्कूल में, उसको हाई सेकेंडरी अपग्रेड किया गया, लेकिन वो हैंगिंग हाई सेकेंडरी रह गया। वहाँ पे लेक्चरर अभी कोई नहीं है इस टाइम पे, 1-2 लेक्चरर वहाँ पे अभी आए हैं। उसके अलावा तो सुजनदार से साड़ी तक का जो सड़क है, आप कह रहे होगे PMGSY में हज़ारों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, लेकिन 8 किलोमीटर सड़क के लिए वो 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन आज भी पैदल चल रही है। तो उनका कुछ स्टेटस है, कोई DPR बनी है, कोई अप्रूवल नवार्ड में किसी तरीके से कि उनको कोई पता तो चले कि चेयरमैन बनने के बाद हमारे इलाके को क्या फ़ायदा होगा। राहुल जी देखिए, जहाँ तक आपने स्कूल्स में स्टाफ की शॉर्टेज की बात करी है, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में भी शॉर्टेज है, इसी प्रकार से हमारे कॉलेजेस में भी शॉर्टेज है, इसी प्रकार से जितने भी मैंने 42 डिपार्टमेंट्स हमारे रियासी में इस वक्त कार्यरत हैं, हर डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है। शॉर्टेज की 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि नया डिस्ट्रिक्ट बनने से उसके कारस्पॉन्डिंग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया क्रिएट होना था, उसके लिए जितने भी पोस्ट और जो ह्यूमन रिसोर्स जितना भी उसके लिए बनाना था, वो उस वक्त की सरकार ने नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट बना लिया, बिल्डिंग बना ली, तो उसके कारस्पॉन्डिंग जितना वो चाहिए तो वो नहीं हो पाया, जिसका सारा एक पद हुआ। दूसरी जो मेस क्रिएट की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में,
स्कूल तो खोलिए कि हम आए दिन ऐसे स्कूल अपने जम्मू कश्मीर में खुले हुए देखते हैं, यहाँ पे किसी वर्कर को एडजस्ट करने के लिए RED का स्कूल दे दिया, प्राइमरी स्कूल दे दिया। क्यों? प्राइमरी स्कूल बच्चों की जरूरत के मुताबिक नहीं दिया कि मेरा वर्कर जो इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे 2 या 3 टीचर एडजस्ट हो सकते हैं, एक स्कूल नया खोल दिया गया। तो इस तरह की मेस जो है, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, जो हमारा समग्र की स्कीम थी, उसका दुरुपयोग जो है इस तरह की चीजों में हुआ, जिससे जो कारस्पॉन्डिंग हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना था, वो नहीं हो पाया, जिसकी मार इस वक्त तक भी हम झेल रहे हैं। उस मेस को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी समय था। अंचित जब मैं हमारी काउंसिल बनी थी, मैं चेयरपर्सन बना था, रियासी में 6 एजुकेशन जोन्स हैं, 6 एजुकेशन जोन्स खाली थे और वहाँ पे सैलरी निकालने के लिए, रियासी का जोन वाले सैलरी निकालने के लिए प्रिंसिपल महौर के पास या प्रिंसिपल चसाना के पास या प्रिंसिपल कहीं दूर दराज जाकर के मात्र सैलरी निकालने के लिए वहाँ पे जाते थे। आज हमें खुशी है कि हर 6 जोन्स में जेडीओज हैं। इसी प्रकार से हेडमास्टर्स जो थे, कितनी वैकेंसी थी, आज फुलफिल्ड है। इसी प्रकार से हमारे मास्टर और टीचर की, खास विशेषकर टीचर्स की और मास्टर्स की हमारी बहुत कमी है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्रॉब्लम से सड़क का मुद्दा, आपके घर के पास भी अभी तक आपके घर तक भी पक्की सड़क नहीं पहुंची है, कोटरू से आगे सड़क जाती नहीं है, नासूर जिंदार से आगे। उन लोगों को स्टेटस तो बताइए कि 8 किलोमीटर सड़क का हो क्या रहा है उसका? देखिए राहुल जी, स्टेटस में बहुत बार बताता रहता हूँ आपके माध्यम से भी, और आप भी विशेष रूप से मेरी डीडीसी कंस्टिट्यूंसी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पास है, हर वक्त आपकी दृष्टि वहाँ पे पहुँचती है, तो मुझे फख्र है कि मेरे लोगों की समस्या जो है आप हर वक्त उठाते रहते हैं। मसला ये है कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने देखा कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे गाँव इलाका जात हैं जो अभी जुड़े नहीं। कारण जब दरियाफ्त किया गया, उन्होंने कहा कि ये कारण ये है कि जो भी नेता जीतता है, मंत्री या MLA या MP बनता है, वो अपने अपने एरिया में अपने अपने वोटर्स को, अपने अपने लोगों को ही देखता है, वहीं पे रोड पहुंचती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े मायूस हुए, उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो ये तो और 100 साल हमें लग जाएगा गांव तक रोड पहुंचाने के लिए। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का उस वक्त नींव पत्थर रखा था। हमें खुशी है कि उस वक्त जो रोड रियासी से हमारा ये बातलगला टनल तक का था, वहाँ से लेकर के बक्कल से लेकर के लमसोरा और बक्कल से लेकर के सुजनधार जो रोड थी उस वक्त ये हुई थी। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का भी है कि अगर बक्कल से सुजनधार तक का रोड उस समय बन सकता था, तो कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सुजनधार से गब्बर सरोट और साड़ी का रोड नहीं बन सकता, हमारा बक्कल से लेकर के हड़ोग और परंड और रामबन के साथ नहीं मिल सकता। पैसे की कोई कमी नहीं थी, स्कीम की कोई एक वायबल हमारे पास एक फाइनेंशियली वायबल स्कीम थी, वो क्यों नहीं हुआ? ये कुछ उस वक्त की जो एक राजनीतिक, मैं कहूँगा कि सोच के चलते ये इलाका पीछे रह गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जो प्रोजेक्ट्स पहुंचे वो बन गए, जो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने देने थे वो नहीं पहुंचा पाए तो नहीं बने। हमारे रियासी कंस्टिट्यूंसी के, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे के पास PWD का कलमदान भी रहा, मंत्रालय भी रहा, फिर भी नहीं हो सका। जो आज ज़्यादा सवाल मेरे पे कहते हैं उस वक्त बना लेते, तो आज ये सवाल पूछने की नौबत नहीं रहती। आज आपको मैं प्रेजेंट स्टेटस ये बताता हूँ कि इस वक्त हमारे पास, क्योंकि पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक भी प्रोजेक्ट नया जम्मू कश्मीर में या पूरे भारतवर्ष में नहीं लिया है, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट रह गया। प्रोजेक्ट DPR बनने से कोई कमी नहीं रही। मेरी तरफ से, कोई मैं नुमाइंदा होने की तरफ से, मेरे पंच सरपंच या मेरे BDC चेयरमैन की तरफ से कोई हाईलाइट नहीं किया गया। वो भी ऐसी बात नहीं है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना खाली सुजनधार से उसके लिए नहीं लगनी थी, जब हमारे रियासी जिला के नहीं होती। जब पूरे भारतवर्ष में उन्होंने देखा कि एक स्कीम पिछले 20 सालों से चल रही है और अब तक तो कोई एरिया नहीं छूटा हुआ होना चाहिए, उस ढंग से भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि पूरे देश में स्कीम जो बंद करके उनका विकल्पित जो हमारे इस वक्त नबार्ड है, नबार्ड में न सिर्फ धुमाक का, मैं कहता हूं कि पूरे रियासी जिला के हमने 71 प्रोजेक्ट्स पूरे इस वक्त नबार्ड के भेजे हुए हैं, जिनमें से वहाँ के रोड प्रोजेक्ट जो हैं वो भी हैं। और इस वक्त जो हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं वो क्राइटेरिया के तहत भेजे हैं कि सबसे ज़्यादा
पब्लिक को कनेक्ट करने वाले, इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कनेक्ट करने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उनको कनेक्ट करने वाले रोड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में घुमा के और बाकी भी इस क्राइटेरिया में जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स आएंगे वो बनेंगे। असल जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े सारे मकान बने, अभी कई मकान सेक्शन हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिसका कच्चा मकान है। तो समय रहते इनको पूरा क्यों नहीं किया गया? अभी लोगों को प्रॉब्लम लगे, ये कमी कहाँ रही है? नेता में रही है, प्रशासन में रही है, ये कमी क्यों कि प्रधानमंत्री की कहीं बात को पूरा नहीं किया गया समय? कहा जाता है साइट बंद है। नहीं, देखिए इस वक्त हमारे पास ये मैंने का कहा कि गणना 31,000 ये उस वक्त तक की लिस्ट है। 2019 तक की लिस्ट जो है इस वक्त अप्रूव हुई है। हमारा जो टोटल आउटले रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो 56,000 मकान बनाना है, जिसमें से इस वक्त 33,100 मकान जो है वो अप्रूव्ड है। और इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें हमने बताया कि 10,000 के करीब मकान बन चुके हैं। कई बार क्या होता है कि बनाने वाले जो हैं उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से भी गलती हो सकती है, कई बार स्लैकनेस की वजह से, डेरिलिक्शन किसी भी की वजह से कुल मिलाकर के रह सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से मोदी सरकार इस वक्त इस चीज़ को लेकर के संवेदनशील है, मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर हमारा एक पूरा लैंडमार्क चेंज करने वाला फाइनेंशियल ईयर होगा। 2024 के इलेक्शन में ध्यान रखा जाएगा, इसका इलेक्शन से पहले किया जाएगा। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार वो सरकार है और पूरा जो राष्ट्रीय हमारा गठबंधन है, सरकार जिनकी चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इलेक्शन को देकर के काम करने वाले ये लोग इस वक्त जिनके हाथों में सत्ता है वो नहीं है। ये हमें, क्योंकि मुझे भी अब 2.5-3 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है। काम जो हैं ये युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल काम करके उसकी उपलब्धि या उसका कोई माइलेज लेना चाहता है तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र में वो भी कोई पाप नहीं है। एक सर आखिरी सवाल है, अफसरशाही चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और अफसरों का इस समय राज है। जनता का कोई भी मुद्दा होता है, जब जनता किसी भी मुद्दे पर अगर सड़क पे आ भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके साथ जो है वो रियासी में तो दिखता नहीं आते। वो क्या पार्टी ने मना किया हुआ है कि नहीं मीडिया में नहीं आना है? क्योंकि आपके बहुत सारे नेताओं से ऑफ कैमरा हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो डायरेक्शंस हैं इलेक्टेड मेंबर्स को छोड़ के, भाई आपने कुछ नहीं बोला। पागा में वाइन शॉप खुली, लोग दरबदर होते रहे, लेकिन कोई आपका नेता नहीं गया उनके पास। और कई अन्य मुद्दे हैं जहां पे लोग सड़कों पर आते हैं, लेकिन कोई, अभी हमारे केवल जी आपके साथ बैठे हैं, रोपवे को लेकर इन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। मतलब जीते हुए नुमाइंदों की भी सुनवाई नहीं है, जनता के मुद्दों पर खड़े भी नहीं होना है। यही तो बीजेपी के लोग थे रियासी के, जो डीसी दफ्तर के गेट तोड़ के अंदर चले जाते थे और बोलते थे कि जी ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। आज सब खामोश हैं, चुप हैं। आपने अपने हाथ से प्लेट जो है वो अफसरों को पकड़ा के रखी है कि आज खाओ। देखिए राहुल जी, हम कई बार बात करते हैं कि लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक अपोजिशन है, विपक्ष है। सत्ता पक्ष को अच्छा काम करके दिखाना है और विपक्ष को उसकी त्रुटियां गलतियां निकाल करके खुद सत्ता में उनको वहां से खिसका के कुर्सी से डिथ्रोन करके उतार के खुद कुर्सी पे बैठना है। मेरा जो राजनीतिक दृष्टिकोण छोटा सा बना है, इतना 7-8 सालों की जो राजनीतिक मेरा कैरियर है, उसमें मैंने देखा कि 2004 से लेकर के 2014 तक देश में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। आपने कोई एक दिन खाली देखा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन का काम नहीं किया? हर दिन आपने उनको रोड पे देखा। एक बूथ प्रेसिडेंट से लेकर के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे वो रोड पर रहे और पूरी जो आवाम थी अपने भारतवर्ष की, उनको दिखाया कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जो है वो क्या होता है। और उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली। अगर आप चाहते हैं मीडिया बंधुओं और हमारी अपोजिशन भी ये चाहती है कि हम अपोजिशन का काम करें, हम अपोजिशन का काम करते हुए उनके साथ रोड पे बैठें, तो फिर अपोजिशन को मेहनत नहीं करनी चाहिए क्या? अपोजिशन भी रोड पे रहे, अपोजिशन भी रहे। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो इस वक्त संगठनात्मक दृष्टि से इस वक्त 30 दिन का महीना होता है भाई साहब। हमारे 60 कार्यक्रम जिला में आप फायदा क्या होता है सर इनका? फायदा ये है कि मोदी सरकार को दोबारा जहाँ पे लाना है, यही फायदा है। मोदी सरकार को लाना है और ये जो जितनी योजनाएं हैं इनको दोबारा से हमने इम्प्लीमेंट करना है। आपने बीजेपी में शामिल करवा दिया, एक चीज सबको शामिल करा दिया, अपोजिशन बची कहाँ है? देखिए, जबरदस्ती कोई किसी को नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, मुझे किसी ने ना सीबीआई की रेड डाली और ना मुझे कोई एनफोर्समेंट ना किसी ईडी ने मेरे पे छापा मारे। मैं अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। एक बात,
दूसरी बात आपने कहा कि किसी को पार्टी जो है वो बोलने नहीं देती। पार्टी बोलने क्यों नहीं देती भाई साहब? मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी ने कहा मुझे, पार्टी ने कभी नहीं रोका मुझे कि हाँ जी आप बोले। हाँ, मेरा अपना एक व्यक्तित्व इस ढंग से है कि अगर मैं छोटी छोटी बातों पे रोजाना सेल्फियां लेकर के वो करना, वो मेरी आदत नहीं है। और ना मेरे नुमाइंदों की ये बात। एक आखिरी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से आपका ताल्लुक किससे था और किसने सुजिंदार से आगे सड़क नहीं जाने दी? थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें ताकि आज का मसाला हमें भी मिल जाए। आज का हमारा विषय 9 साल की उपलब्धियों पे बात करना है। वो हमने की हैं, जो त्रुटियां हैं। देखिए, 9 साल बेमिसाल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने, ये एक संपर्क अभियान है। हर एक घर में जाकर के हमें पार्टी का निर्देश है कि आपने लाभार्थियों से मिलना है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, क्यों आपका काम नहीं हो रहा, या हुआ है तो किस ढंग से, अगर इस ढंग से होता तो और बेहतर होता। ये सारे सुझाव हम आवाम की तरफ से लेकर के हम पार्टी को भी माइनिंग के मुद्दे पर भी आप अब सामने नहीं आते, उस पर भी नहीं कई सवाल खड़े। माइनिंग के मुद्दे पे मैं कब सामने नहीं आया? जब भी कोई जायज आदमी मेरे पास माइनिंग का मुद्दा लेकर के आया, मैं उसके साथ रहा। मैंने प्रोटेस्ट भी किए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए, मैंने अफसरों को भी लताड़ा, मैंने उस वक्त की प्रशासन को भी आपके माध्यम से अवगत करवाया, और सारी चीजें हमने की हैं। हाँ, एक चीज अंशद जी, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शिकायत करता है, शिकायत करता की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर भी निर्भर होता है। अगर कोई रोजाना कहे कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, और हो सकता है कि एक दिन सचमुच में शेर आ जाए, तो उसमें क्या कर सकता है? लेकिन ये जो क्रेडिबिलिटी का मैंने इशू का, अगर किसी की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में है और वो वाकया ही कोई जायज चीज भी उठाता है, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई भी अधिकारी हो, वो ये सोचे कि हाँ जी ये इसका तो हर दिन का यही धंधा है कि जो पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं उनमें नुकसान हो सकता है, पानी बंद भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप देखें कि आप मुझे आइडेंटिफाई करें कहाँ पे मेरी सेवा की जरूरत है। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी बताया हुआ है, मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी बताया हुआ है, मैंने डीएमओ को भी बताया हुआ है, और बाकी जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्शन ले सकते हैं। आप एफआईआर करिए, आप अंदर दीजिए, आप गाड़ियां सीज करिए, आप एक्शन कीजिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं एक बार भी अगर किसी ने, आप पूछ लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी की नहीं सुनती, मीडिया की तो सुनती है। आप जाकर के पूछिए कि शराब सिंह नाग ने किसी ब्लॉग के लिए कभी फेवर के लिए फोन किया किसी को? मैंने जब भी फोन किया है, मैंने कहा कि जो अगर गलत करता हुआ पकड़ा गया उसको धर लो। लेकिन अफसोस की बात यह है कभी कश्ती लगाई जाती है, अलग अलग तरह से जो इलीगल माइनिंग कोशिश की जाती है। आपने तो कहा था करप्शन नहीं होगी 2014 के बाद, यार लूट घसूट पड़ी हुई है, हर महकमे में करप्शन चल रही है, हर जगह जो है वो दो। आप देखिए, ऐसे ये तो एक जनरलाइज्ड हो गया कि हर महकमे में करप्शन। मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत मोदी सरकार ने रियासी जिला में सभी बैंक्स में 60,000 नए खाते खोले हैं रियासी जिले में, और जो भी लाभार्थी जो है अपने खाते में पैसे ले रहे हैं। बमाग, ठाकराकोट और गुलाबगढ़ में एक भी बैंक नहीं है। देखिए, बैंक उन लोगों को भी परेशानी है ना। बैंक खोलने की देखो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने हर फोरम पे ये बात करी है कि ना सिर्फ बमाग और गुलाबगढ़ में, बहुत सारी जगह हैं हमने चिन्हित की हैं जहाँ पे बैंक्स की जरूरत है। लेकिन बैंक्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस देकर के बैंक्स खोलते हैं, वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोलते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हर एक मोबाइल पे बैंक की सुविधा जो है वो मोदी सरकार ने दी है, जिसको हमें सराहना चाहिए, और उसका बेनिफिट आपके कहने का भाव है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रोल अच्छी तरह से कर सकती है, सत्ताधारी में वो कामयाब नहीं है, क्या आप मानते हैं? देखिए मित्र बंधुओं, एक बड़ी अफसोस की बात है कि मैं पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ कि आपके पास भी, बुरा नहीं मानना, आपके पास 2-3 मुद्दे हैं। एक वन टोल प्लाजा का जी, जो वाकया मुद्दा है हम मानते हैं, बारीदारों का हम मानते हैं वो मुद्दा है, और मैंने पहले भी उसका क्लैरिफिकेशन किया है कि वो मुद्दा मेरे लिए भी उतना ही रिलेवेंट और पर्टिनेंट है जितना बारीदार भाइयों के लिए है। ठीक है। एक केवी का मुद्दा है। ये 3-4 मुद्दे जो हैं ये इसी में एक देखिए, एक 9 देवियां से लेकर के पौनी दमेल का ब्लैक टॉपिंग का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे के अलावा आप जरा थोड़ा सा एक ऑडिट करिए अपना पिछला सोशल मीडिया, जितना ऑडिट करिए, यही 4 मुद्दे हैं भाई साहब।
और भी मुद्दे ढूंढ लीजिए। ये 4 अगर हल हो गए, एक तो ब्लैक टॉपिंग वाला तो होने वाला है, होने के कगार पे, अगर दूसरे वाले भी हो गए तो उसके बाद भी पूछने के लिए कुछ बचा नहीं। एक सवाल आपकी पार्टी को लेकर सर, एक सवाल आपकी पार्टी को लेकर, एक बात नाग साहब, एक आपकी पार्टी को लेकर सवाल है। कटरा में आज की डेट में मंडल प्रधान आपके साथ बैठे हैं, बीजेपी की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि जो भी नेता आपकी पार्टी का आता है वो कटरा से वापस चला जाता है। एमपी साहब 2.5 साल के मेरे आज तक जर्नलिज्म के करियर में रियासी एक बार नहीं आया डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। आपके यहाँ के जीते हुए विधायक यहाँ पे ही सर वो स्क्वाड लेके चलते हैं, लेकिन जनता के साथ नहीं, कहीं पे भी प्रदर्शन नहीं किया। और आज उनको भी तो आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये 9 साल बेमिसाल का ये रियासी को लोगों को जो है वो फायदा हुआ। हमारे आप मानते कटरा की लीडरशिप स्ट्रांग कर दी है, मंडल प्रधान आप साथ बैठे हैं कटरा के। देखिए, हमें किसी से कोई इस तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए। कटरा के स्ट्रांग होंगे तो हम भी स्ट्रांग होंगे, भोर वाले भी स्ट्रांग हो, चसाना गाँवगढ़ वाले भी स्ट्रांग हो, पौनी वाले भी सभी स्ट्रांग हो। हम तो एक स्ट्रांग लोकतंत्र की जो है उसको लेकर के चले हैं। जहां तक हमारे सांसद महोदय का ताल्लुक है वो आते रहे हैं और आगे प्रोग्राम्स में भी आएंगे। और मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम, आप जब से डीडीसी चेयरमैन बने वो कितनी बार यहाँ पर आए हैं? एक बार का आप मुझे बता दीजिए। नहीं, डॉक्टर जितेंद्र जी 3-4 बार रियासी में, सिटी में, रियासी सिटी में, रियासी में भी आए हैं। मैं सिर्फ एक बार बता दीजिए सर, एक बार आप बता दीजिएगा। मैंने बताया कि 3-4 बार रियासी में बात आए। कब आए हैं? एक बार बता दीजिए कहाँ प्रोग्राम। जनप्रतिनिधि को अपने आवाम के बीच में आना चाहिए। ये एक सिर्बल लाइनिंग है जिसको हम आपको मुझसे मेरे नेता है, लीडरशिप हावी है। कटरा वाले तो बुलाते हैं, वो आते हैं उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किसी की कमी अभी निकालने के लिए उतना बड़ा नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक छोटा सा कपलेट करके का बोल के उच्चारण करके मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बहुत बहुत शुक्रिया के साथ खत्म करना चाहता हूं कि सभी मांगे पूरी हो जाएंगी, इतना कुछ करने के लिए बात। हम ये कभी नहीं कहता हूं, ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये चीज़ मानती है कि सभी मुद्दे खत्म होगी, अब करने के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब, जितने भी दुनिया के डेवलप्ड देश हैं जहाँ पे बिजली का कोई मुद्दा नहीं, पानी का कोई मुद्दा नहीं, रोड कनेक्टिविटी का कोई मुद्दा नहीं, सेहत एजुकेशन का कोई मुद्दा नहीं, सोशल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा नहीं, उसके बाद भी नए नए दौर में नए नए मुद्दे उत्पन्न होते हैं और उसको सुलझाना उस वक्त की सरकार का काम है। इसी प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके मार्गदर्शन में हम ये कभी नहीं कहते हैं कि सब काम हो गया, अब करना कुछ बाकी नहीं रहा। बहुत सारे काम जो हैं अभी हमने करने हैं और जनता के सहयोग से करने हैं। सभी मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे? सभी मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं, कुछ जो अधूरी ख्वाहिशें होती हैं उसका भी मजा लेना चाहिए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाल करके आए और मेरे सभी वरिष्ठ सदस्यगण जो मेरे विकास काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका भी धन्यवाद कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हासिल किया। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रियासत।